नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाहुल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है विषय आज का होगा आदर्श लेखन। शोधार्थियों, आदर्श लेखन मैंने इसलिए चुना है कि हमने शोध कैसे लिखना है, शोध क्या विषय है, ये सब हमने देख लिया। अब उसको देखते 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 फिर हम यहाँ पे आए कि जो है उसकी तकनीकी चीज़ों पर देखा। जैसे मेरे व्याख्यान में शोध की दृष्टि रही, शोध की दृष्टि के बाद रहा कि कंप्यूटर क्या है, साहित्यिक चोरी क्या है, प्रकाशन क्या है, इन सब पर हमने बात की। तो एक आपको अनुसंधान प्रविधि सिद्धांत और प्रक्रिया, डॉक्टर एस.एन. गणेशन की किताब है, बहुत मशहूर किताब है। ये प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे हिंदी विभाग मद्रास विश्वविद्यालय मद्रास में। इनकी किताब लोक भारती प्रकाशन से। इनमें से मैंने एक पूरे संदर्भ को लिया है ताकि एक आदर्श लेखन कैसे रहना चाहिए इस पर हमने इस पर मैं ये आदर्श लेखन पर मैं आज का व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी पूर्व चयनित विषय पर जब विवरणात्मक प्रबंध के रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो उसे शोध प्रबंध कहा जाता है। तो किसी पूर्ण चयनित विषय पर आप किसी विषय को चयन करेंगे और उसमें पूरी तरह से आप एक विवरण प्रस्तुत करेंगे शोध के तरीके से, मतलब एक एक चीज़ों पर प्रबंध, मतलब एक थीसिस के रूप में, और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उसे शोध प्रबंध कहते हैं। शोध प्रबंध से पहले शोध की रूपरेखा या वहाँ पे ब्लूप्रिंट बनाया जाता है जिसे शोध प्रारूप कहते हैं। शोध प्रारूप की तैयारी करेंगे। शोध प्रतिवेदन तैयार करना शोध प्रक्रिया का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण है, लास्ट में। इसका उद्देश्य शोध कार्य के पाठक, परीक्षक और दूसरे तक शोध विषय के बारे में व्यवस्थित, विस्तृत और लिखित परिणाम पहुंचाना है। तो जो पाठक हैं, जो परीक्षक हैं और शोध विषय के बारे में व्यवस्थित और विस्तृत लेखन आपको उन तक देना है। शोध प्रबंध की रचना में भूमिका, विषय प्रतिपादन और उपसंहार 3 अंग होते हैं। पहले जो है वो भूमिका होता है, फिर विषय होता है, फिर उसका उपसंहार होता है। श्रेष्ठ शोध प्रबंध लेखन में शोधार्थी को अनेक सावधानियां बरतनी होगी। इसमें व्याकरण, वर्तनी से लेकर प्रामाणिकता का ध्यान रखना होगा। व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है, और प्रामाणिकता पर। अब यहाँ पे प्लेजरिज्म या शोध प्रबंध में लिखी गई बेईमानी से बचना होगा, यह जरूरी है, क्योंकि शोध प्रबंध शोधार्थी की सालों की मेहनत का प्रमाण होता है। उसकी जितनी मेहनत है उसका वो एक प्रमाण। ज्ञान प्रसार का लक्ष्य वो सार, शैली, वृत्त, शोधपूर्ण शोध प्रविधि जो मस्तिष्क को तीव्र प्रक्रिया का परिणाम है, जो पाठकों से भी गहन चिंतन की अपेक्षा करता है। यहाँ पे जो है ज्ञान का प्रसार होता है और उसका जो है लक्ष्य है जो शैली से संबंधित और भाषा से संबंधित जो शोध प्रतिवेदन है वो तीव्र प्रक्रिया की एक प्रणाली है, उसका परिणाम है जो पाठकों तक जो है गहन चिंतन पहुंचाता है। शोध प्रबंध का लेखन अनावश्यक अलंकारिक आडंबरों से रहित और एक सीधी सीधी भाषा में होना चाहिए। इससे तात्पर्य कि शोध प्रबंध के जो चर्चा हैं या जो निष्कर्ष हैं वो एक सरल होनी चाहिए। तथ्य, तर्क, वितर्क तथा अच्छे विचारित होने चाहिए जिससे लोग उन तथ्यों को समझ सकें। शोध लेखन की ज्ञान परियोजना भी एक विशेष रूप से होनी चाहिए कि इस प्रकार की एक विशेषता नहीं चाहिए। रोचकता का आधार नए आविष्कार, तथ्यों को और परिणामों को और तत्पद्धतियों की होना चाहिए। शब्द भंडार, अलंकारिकता आदि से भरा होना चाहिए। तो सीधे अगर हम देखेंगे तो जब आप लिखेंगे तो वहाँ किन किन प्रकार की समस्याएं हैं, तो यह है कि पहले प्रमाणों पर, निष्कर्षों पर, तर्क रीति पर, शैली पर,
उसकी प्रस्तुति पर कई प्रकार के समस्या होती हैं। तो जहाँ पे हम एक विषय को लेकर बात करते हैं तो हम पहले उन समस्याओं की ओर ध्यान देना है कि वो उन समस्याओं का आपको सही करके उसको प्रस्तुत करना है। विषय को स्पष्टता से प्रस्तुत करना है। अनुसंधान को स्वयं अपने विषय के बारे में स्पष्ट धारणा होनी चाहिए, ये पहली बात है। पहली बात यह है कि जो रिसर्चर है वो खुद अपने विषय को समझ नहीं पाते। जैसे यथार्थ बोध क्या है, पूरा रिसर्च हो गया, फिर पूछा कि भाई यथार्थ बोध क्या है, तो वहाँ भी उनको जो है वो यथार्थ बोध को सही से समझा नहीं पाते, लेकिन शोध प्रबंध लिख दिया है। आधुनिकता बोध क्या है, आधुनिक और आधुनिकता बोध में क्या अंतर है। ठीक है, विषय का स्वरूप, अपना उद्देश्य क्या रहा, और जो सामग्री प्राप्त है वो कैसी रही, क्या वो सामग्री आपके विषय के अनुकूल है नहीं है, ऐसा इन सब की जानकारी आपको रहनी चाहिए और आप उसमें एकदम स्पष्ट रहना चाहिए। अध्ययन के समय व्यापक सामग्री मिल सकती है और सबका उपयोग करने का जो आपके शोध से संबंधित है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आप जितने भी मिल गए उन सबको प्रस्तुत करेंगे तो वहाँ पे शोध जो है वो शोध नहीं रह पाएगा। तो स्पष्टता रहनी चाहिए, यथासंभव संक्षिप्त भी बनाना चाहिए ताकि सीधे सीधे पाठकों को समझ में आ सके। क्रमबद्धता और तर्कपूर्णता, क्रम से आप तर्क को समझाते हुए चले जाएं। जहाँ पे क्रम आपका बदलेगा या तर्क से क्रम नहीं जुड़ेगा तो इस तरह के में तर्क वितरण हो जाएगा या तर्क में जो है एक सिस्टम नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आपकी सोच और समझ और विचार पाठकों तक नहीं पहुँच पाएगी। और जो तर्क और मत को आप बता रहे हैं वो प्रमाण के साथ आपको बताना पड़ेगा, संदर्भों के साथ आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो विवादास्पद हो जाएगा, विवाद हो जाएगा उस पर कि आपने ऐसे कैसे कह दिया। आपको ये बता देना चाहिए कि ये जो है, ये जो भी है वो संदर्भित हैं, उदाहरण हैं, फिर उस पर आप उन विचारों को समझाएं, व्याख्या दें और फिर आप अपने विचारों को भी लिखें। लेखन के दोष, तो लेखन में आप विषय को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतों का जो है समर्थन नहीं कर पा रहे हैं या उसको ठीक तरह से बता नहीं पा रहे हैं, तो और तथ्यों का जो है प्रमाण नहीं है, तो आपके लेखन में क्रमबद्धता नहीं है, तो वहाँ पे आप व्यक्त करने में असमर्थ रहेंगे। तो व्यक्त करने के उद्देश्य से लिखना चाहिए। अभिव्यक्त विचार या भाव से जो है वो बढ़िया रहने चाहिए। तो जो आपके विचार है, जो भावना है, उसको सही तरह से अभिव्यक्त करना चाहिए। अतिलेखन, जिन भावों को कम शब्द में कहा जा सकता है उनको अनावश्यक विस्तार देकर जो है इसको एकदम विस्तार से नहीं बताना चाहिए। उन कम शब्दों में उसको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ चीज़ों को अगर आप ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो वो वहाँ पे जो है उसको उसके जो विषय है या वो जो विचार है वहाँ बिल्कुल फैलाव आ जाता है। अब जैसे आप भूमिका लिख रहे हैं और उपसंहार लिख रहे हैं, तो भूमिका को जिस तरह से उसको प्रस्तुत करना है भूमिका के रूप में, और उपसंहार में आप एक विस्तार से आप विषयों की चर्चा करेंगे, कई जो उसके तर्कों को और विचारों को लेकर, तो इनमें अंतर रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लिख देंगे जहाँ पे और जहाँ पे कम लिखना है वहाँ पे ज़्यादा लिख देंगे, जहाँ पे ज़्यादा लिखना है वहाँ पे कम लिख देंगे, तो वहाँ पे जो है वो नहीं रहना चाहिए। शोध प्रबंध में उपन्यास शब्द की उत्पत्ति, परिभाषा, अब यहाँ पे हर जगह पे आप परिभाषाएं, हर जगह पे आप उत्पत्ति, ऐसी चीज़ें नहीं देना चाहिए। जहाँ पे परिभाषा की ज़रूरत है वहाँ पे करना चाहिए, जहाँ पे व्याख्या की ज़रूरत है वहाँ व्याख्या देना चाहिए, जहाँ मौलिक विचार की ज़रूरत है वहाँ मौलिक विचार देना चाहिए, जहाँ पे विश्लेषण करना चाहिए वहाँ पे। क्योंकि जो है आप शोध में एक जो विषय है उसको ठीक ठीक से समझाने की कोशिश करते हैं, किंतु प्रचलित परिभाषाओं से जो है वो सिद्धांतों से, अगर उसके परीक्षण से, उसके सुधार से, उस परीक्षण से, अनुसंधान के लक्ष्य से आप हट जाएंगे, बहुत सारी सामग्री को
आप बताने की कोशिश करेंगे। तो जो पर्याप्त है सिर्फ उसी को बताइए। अतिव्याप्ति, इससे मिला जुला एक दोष है कि अतिव्याप्ति, कोई परिभाषा उससे परिभाषित वस्तु के बाहर के कुछ तत्वों को भी समाविष्ट कर रहे हैं तो वो अतिव्याप्ति होती है। तो आप यहाँ पे है कि आप ज़बरदस्ती उसको जो है एक परिभाषा को आप उसको और व्याख्यात करना चाहते हैं। तो वस्तुओं की जो समाविष्ट करके फिर उसमें उन तत्वों को भी समाविष्ट कर देते हैं जो उससे और एक्सपेंड कर देंगे। तो इससे जो है आप उस विषय से हट जाएंगे। दृष्टि दोष, यह मानवता के अनुसार में वैयक्तिक रुचि या इंटरनिष्ठ का कोई स्थान नहीं होता और पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन जहाँ पे संवेदना और जीवन मूल्य से समृद्ध रखना चाहिए वहाँ पे आपको रखना है। जैसे अभी आप इतिहास पर बात कर रहे हैं तो इतिहास से संबंधित राजनीति और समाजशास्त्र इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से उस दृष्टि से हट रहे हैं या शोध के जो शीर्षक है उस शीर्षक से आप हट रहे हैं, जहाँ पे आपको शोध करना है वो उस शोध पर नहीं बात कर रहे हैं और आपकी दृष्टि विस्तार होती जा रही है तो वहाँ पे दोष उत्पन्न हो जाएगा। जिसमें संरचनात्मकता, विश्लेषणात्मकता, विवरणात्मकता आदि पर आपको ध्यान देना है और शोध से संबंधित चीज़ें ही रहनी चाहिए। जैसे अगर आप किसी गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं, जैसे समझिए बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, तो आप उसी से संबंधित चीज़ों पर ही रहना चाहिए जो अर्थ से संबंधित है। ठीक है, आपको वहाँ पे और चीज और दृष्टि को नहीं लाना चाहिए। फिर पुनरावृत्ति, तो जो शोध ग्रंथ आप देख रहे हैं उसको सावधानी से देखें और उसकी प्रस्तुति। अब एक स्थान पर आपने एक उदाहरण दे दिया और उसी उदाहरण को कई बार आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं देना चाहिए। आप एक जगह पर संदर्भित कर दिए हैं तो वो संदर्भित कर दिए हैं, वहां उसका एक व्याख्या विस्तार से भी दे सकते हैं, लेकिन जहां चाहे वहां उसको जो है उसी उदाहरण को देना। दूसरी बात है कि आप जो मौलिक विचार आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो मौलिक विचार एक जगह रहे हैं, वो कई जगह पे फिर वही मौलिक विचार बार बार कह रहे हैं कि जो है दृष्टिकोण में है, ये दृष्टिकोण नहीं। फिर यहाँ होता है कि आपके मौलिक विचार में, अच्छा किसी के विचार पर आप बात कर रहे हैं तो आप बता दें कि इनके विचार हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप इनके विचार नहीं हैं तो आप खुद बता रहे हैं कि मेरे विचार हैं, तो वहां पे फिर साहित्यिक चोरी हो जाती है। तो जहां पे जो प्रस्तुति होनी है उन बातों पर ही आपको बात करना है। जिन सिद्धांतों को आप प्रस्तुत कर चुके हैं उसको बार बार नहीं करना है, जिन शीर्षकों पे आप बात कर चुके हैं उसको बार बार नहीं करना है। ठीक है, और खासकर प्रॉब्लम तब आता है जब हम अंधविश्वास पर बात करते हैं और संस्कृति पे बात करते हैं, हम परंपरा पे बात करते हैं, रीति रिवाज पे बात करते हैं, धर्म पे बात करते हैं, फिर वहाँ पे संस्कृति पे बात करते हैं। तो एक ही चीज़ को बार बार आपको नहीं करना चाहिए, उसको एक व्यवस्थित रूप से लेके आना चाहिए। तो सबसे इसलिए आपको प्रारंभिक रूपरेखा बनानी चाहिए। अध्याय और उपाध्याय बनाना जरूरी है। आप अध्याय बनाए, इस अध्याय के अंतर्गत क्या क्या रहना चाहिए, इस अंतर्गत में जो है इसकी रूपरेखा कैसी रहनी चाहिए, इसको जैसे उसको विभाजित कैसे करेंगे, अब कितने हद तक आप उसका विभाजन कर सकते हैं। यह नहीं कि उसको विभाजित करते कि तो बहुत छोटे से अंशों में नहीं करना चाहिए। आप एक विषय को एक पूरे एक ज्ञान के रूप में देना चाहिए कि इतना ज्ञान हम इस विषय में देंगे। तो शोध ग्रंथ के अंदर जो है जो भी आपकी चीज़ें जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आज जैसे कबीरदास की आध्यात्मिकता पर विचार करते हैं तो ये कहना है कि कबीर की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है और उनकी आध्यात्मिकता और फिर सामाजिक चेतना के संदर्भ में कहना है कि कबीर कृतियों में सर्व प्रमुख तत्व क्या है और उनकी सामाजिक चेतना क्या है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ और चीज़ें लाने की कोशिश करें या किसी और कवि को लाने की कोशिश करें तो वहाँ पे आप सावधानी से रहना चाहिए।
अब समझिए निराला छायावाद पर आप निराला पे बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप ज़बरदस्ती किसी और ऑथर को लाकर नहीं रखना चाहिए। जैसे निराला को बात करते समय आप कबीर को लाकर रखना चाह रहे हैं, तो आप उसके संदर्भ को देखें कि किस संदर्भ में आपको निराला पर बात हो रही है, तो निराला कवि पर बात हो रही है, तो उससे संदर्भ वाली जो चीज़ें हैं, जैसे छायावाद है या प्रगतिशीलता है या प्रयोगवाद है, क्या ये इससे संबंधित चीज़ें आपको लानी है। आप कहीं भक्ति को लेके नहीं आना है। तो ज्ञान आपके पास बहुत हो जाएगा, विषय आपके पास बहुत हो जाएगा, आप जबरदस्ती कुछ चीज़ों को लाकर रखने की कोशिश करेंगे। अस्पष्टता या दोहराना, ये इस पर देख लीजिए। अस्पष्टता क्या है कि आप खुद स्पष्ट नहीं होंगे कुछ चीज़ों में, क्या लिखना है ये स्पष्ट नहीं है। तो पहले आप समझ जाएं कि क्या लिखना है, इस शीर्षक के अंतर्गत क्या लिखना है। समझिए दर्शन है तो दर्शन से संबंधित किसका दर्शन लिखना है, कैसी चीजें दर्शन में लानी है, ये पहले आप योजना बना लें। आप वहां पे दर्शन को छोड़कर और कुछ चीज को नहीं लाना चाहिए। तो इन सब चीजों से अगर आप ध्यान देंगे, जहाँ पे दृष्टिकोण पर और इसके विचार पर और उसको स्पष्ट रूप से किसी एक के अध्ययन पर, ठीक है, तो आप उसको एक स्पष्ट रूप से लेके आएंगे तो पाठक भी इसको समझेंगे। जैसे आलोचना पर बात करें, जहाँ पे आलोचना का संतुलन नहीं है, विचारों का संतुलन नहीं है, उन विचारों को भी नहीं लेके आना चाहिए। एक तरह के एक मत के विचारों को लेके आना चाहिए। आलोचकों की दृष्टि पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार की दृष्टि एक समान होती है और उन पर, क्योंकि आप आलोचना करेंगे, आप समीक्षा करेंगे, आप जो है विश्लेषण करेंगे, आप अध्ययन करेंगे, तो ये सब करते समय जो है आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है कि किन चीज़ों को रखना है, किन चीज़ों को नहीं रखना है। ठीक है, तो अब एक और बात है कि आपकी मनोवृत्ति और आपकी सोच, और वो जब दूसरों तक जाएगी तो कैसी जाएगी, इस पर भी देखना चाहिए कि शोध की मनोवृत्ति संबंधी दोष को भी देखना चाहिए। जैसे आपका शोध किस तरह का एक प्रभाव लोगों पर जाएगा, तो आप ऐसे सिद्धांतों को बताएं कि जो जिससे जो है लोगों को एक किस तरह का भाव मिलेगा, प्रभाव पड़ेगा। और शोध करते समय एक और बात है कि आपकी मनोदशा को भी आपको काबू में रखनी चाहिए। आपको भावुक होकर लिखना नहीं चाहिए, आपको शोध से संबंधित, उस दृष्टि से संबंधित ही लिखना चाहिए जिसे पाठक भी पढ़कर समझें कि हाँ ये विषय है। क्योंकि आप जब आपने आपके मन की स्थिति को आप काबू में रखकर नहीं लिखेंगे तो आप बहुत सारे अनावश्यक चीज़ों को लिखते चले जाएंगे। तो विषय के अनुसार और पाठकों के अनुसार आपको लिखना चाहिए। अब जब आप उद्देश्य को लिखते हैं तो उद्देश्य को लिखते समय आप सारे, पहले तो आप अध्यायों के आधार पर आप निष्कर्ष लिखते चले जाएंगे, और जब उसके उद्देश्य को और उस प्रमाण में उसको लिखेंगे, आप पूरे उस तत्वों को लेकर और उसके सारे विचारों को लेकर जब लिखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से आपके शोध की दिशा को बता देनी चाहिए, शोध के उद्देश्य को बता देना चाहिए। ठीक है, इसका प्रभाव भी किस तरह से लोगों पर पड़ रहा है ये भी बताना चाहिए। उसके समझिए उपन्यास में लिख रहे हैं तो उपन्यास के जो पात्र हैं उन पात्रों के चरित्र से किस तरह का प्रभाव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हर एक बात पर, छोटी से छोटी बात पर भी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको जो है शोध लिखने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने सही से नहीं लिखा, फिर आपको दोबारा उसको लिखना पड़ेगा। या कोई और जांच करने वाला जब निर्देशक उसको पढ़ेंगे तो वो निर्देशक भी उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे कि नहीं आपको दोबारा, क्योंकि आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो जैसे कविता है उसकी व्याख्या कर रहे हैं तो उसकी व्याख्या भी सीधी सीधी व्याख्या नहीं चाहिए। उपन्यास है, उपन्यास में कुछ वार्तालाप है, कुछ संवाद है, वो संवाद एक विषय को बता रहे हैं तो वो विषय क्या है बस उस विषय को संबंधित बातें करनी चाहिए। अगर किसी के विचार हैं तो आप एक
कवि के विचार हैं और दूसरे कवि से मिलते हैं तो आपको बता देना चाहिए कि ये कवि के विचार हैं और इनसे मिलते हैं, ये मेरे विचार भी हैं। तो बहुत सारे दोषों से आपको बचना चाहिए। अंत में मैं आपको बताऊं कि इसे टंकन और प्रस्तुति होती है बाद में। तो टंकन में भी आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से उसने टंकन किया, उसकी प्रस्तुति सही से किया है नहीं किया, मार्जिन किया रखा है, समझ में आ रहा है, हेडिंग है तो हेडिंग लगाया है, सब हेडिंग है तो नीचे शीर्षक के ऊपर शीर्षक, ये सब आपको देखना चाहिए। टंकन में जो है आपको पढ़ना चाहिए, उसकी प्रूफ रीडिंग करना चाहिए, आप बार बार उसकी प्रूफ रीडिंग कर उसको समझना चाहिए कि इसमें जो गलती क्या है, इसने किस तरह की गलतियाँ की हैं, उसको सुधार लेना चाहिए प्रूफ रीडिंग में। अगर आप प्रूफ रीडिंग में सुधार नहीं करेंगे तो वैसे ही दे देंगे तो फिर आपकी थीसिस वापस आए कि आप सुधार कर दें। तो शोध करते समय जब आपने शीर्षक को ढूंढ लिया है तो पहले आप शीर्षक पर स्पष्ट रहें, शीर्षक आपका विषय है। फिर उसके अध्याय करें, आप विभाजित करें और किन किन अध्याय में कौन कौन सी सामग्री जरूरत है, सामग्री को इकट्ठा करें और जो सामग्री आपकी शोध के लिए है उन्हीं सामग्रियों को लिए। और जब उसको लिख रहे हैं तो पहले उस विषय पर आप पूरी तरह से ध्यान दें कि किस विषय को आपको बताना है और उसमें स्पष्टता रहे। फिर आप उन विषय से संबंधित सामग्री को इकट्ठा करें जो उसके लिए चाहिए, सिर्फ उसको रखें और उसको क्रम के अनुसार एक सुनिश्चित रूप से एक सरलता भाषा में उसको लिखना शुरू करें। और जब लिख रहे हैं तो वहाँ पे उद्धरण दें और जहाँ पे विचार आपके और सब बहुत सारे लोगों के विचार हैं तो वहाँ पे बताएं कि इनके विचार हैं, ये आपके भी विचार आप बता सकते हैं। फिर जो अध्याय है वो अध्याय के शीर्षक से आपका शोध जो है वो हटना नहीं चाहिए। ये शोध की दृष्टि, जो आपकी दृष्टि है, शोध की दृष्टि है, उस दृष्टि से आपको हटना नहीं चाहिए। आप उससे समझिए आधुनिक काल पर बात कर रहे हैं, आप भक्ति काल पर शोध लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप संदर्भ दे सकते हैं लेकिन दृष्टि से नहीं हटना चाहिए। तो फिर जब उसको पूरी तरह से आपने कर लिया है, रूपरेखा के अनुसार शोध को अध्याय में बांट दिया है, उसको आपने लिख दिया है, तो जो भूमिकाएं हैं और उपसंहार है वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए कि कितनी भूमिका आपको लिखनी है, कितने उपसंहार, कितना शब्दों में और कैसे लिखना चाहिए। जहाँ पे विस्तार से लिखना चाहिए वहाँ से विस्तार पे लिखना चाहिए, जहाँ कम लिखना चाहिए वहाँ पे कम लिखना चाहिए। ठीक है, आप भूमिका को विस्तार से लिख दिए और निष्कर्ष वगैरह उपसंहार को बहुत कम लिख दिया, ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो आप जब सुपरवाइजर से आप जो है आपके निर्देशक से आप जब उसको जांचना चाहिए, जांचेंगे तो वो आपको निर्देश देंगे कि आपको क्या करना है और किस तरह से आपकी समस्याएं हैं, फिर उसकी आप शुद्धि करनी चाहिए। आप आपकी मनोदशा को सही और संतुलित रहना चाहिए और जो पढ़ेगा उनकी भी मनोदशा को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये उनको ये समझ में आएगा। भावुक होकर आपको लिखना नहीं चाहिए, आपके जो शोध है उसी के अनुकूल आपको लिखना चाहिए, आपके विचार भी उसी के अनुकूल रहना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर जब आप ध्यान देंगे तब एक अच्छा लेख आप लिखेंगे। हाँ, आपकी भाषा सही रहनी चाहिए और उसका व्याकरण सही रहना चाहिए, जो विचार कह रहे हैं वो स्पष्ट रहना चाहिए। जब आप टंकन करेंगे तो टंकन करने के बाद उसकी प्रस्तुति पर भी ध्यान दें कि वो टंकन सही से हुआ है और उसकी प्रस्तुति भी सही से हुई, तभी आकर आप इसको एक अच्छे जो है शोध प्रबंध को लिख सकते हैं। तो कुछ प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ और लेख क्या है। हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ डॉक्टर निर्मला जैन, हिंदी आलोचना दृष्टि और प्रवृत्तियाँ, हिंदी गद्य विन्यास और विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी निबंध डॉक्टर प्रभाकर माचवे, हिंदी के शिखर आलोचक एवं अन्य निबंध डॉक्टर रंजना पांडे, आलोचना और विचारधारा नामवर सिंह पांडे, नई कहानी एवं कमलेश्वर डॉक्टर नमिता जयसल, जयशंकर प्रसाद रंग सृष्टि रंगमंच के लिए नाटक महेश आनंद, मोहन राकेश और उनके नाटक डॉक्टर गिरीश रस्तोगी। संदर्भ पुस्तकें एवं ग्रंथ जो है हमने मुख्य रूप से इसमें मैं एक पूरी पुस्तक से मैंने विषय को लिया है, वो है अनुसंधान प्रविधि सिद्धांत और प्रक्रिया, डॉक्टर एस.एन. गणेशन की है। ये प्रोफेसर हिंदी विभाग मद्रास विश्वविद्यालय के रहे। इनकी
पुस्तक बहुत लोकप्रिय है। इनसे मैंने बहुत सारी चीज़ों को लिया है जिससे आपको समझाया है संदर्भ के रूप में। और भी वेबसाइट से कई चीज़ों को मैंने लिया है ताकि ये आपको और अच्छी तरह से समझ आए। तो छात्रों, जैसे मैं पहले कह रहा था कि पूरे 60 लेक्चर हैं, तो 60 लेक्चर में हम 3 लोगों ने बीच दिया है, और ये जो अंतिम लेक्चर है उसका डी में, तो हमने पूरी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है ताकि आप शोध को अच्छी तरह से समझ सकें। आशा है कि आप इस पाठ्यक्रम के बाद, अगर आप यूजी के हैं तो आपको समझ आ जाए, एमए के हैं तो आप जब प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन लिखेंगे तो आप इन सब बिंदुओं पर ध्यान देंगे और आपके निर्देशक के सहारे, जो आपके निर्देशक कहेंगे, उनके आधार पर, उनके निर्देशन से आप अच्छी तरह से लिखेंगे। अगर आप पीएचडी और एमफिल के कैंडिडेट या पीएचडी कैंडिडेट हैं तो आप शोध के शीर्षक चुनने से लेते हुए उसके शोध प्रबंध की प्रस्तुति तक, ये हमारा पूरा व्याख्यान आपके लिए काम आएगा। आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यही चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है। जहाँ भी हमने यहाँ पे एक किताब नहीं, हमने बहुत सारी किताबें, वेबसाइट्स, बहुत सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा किया है ताकि आप लोग इसको समझ सकें। उन्हीं को हमने समझाया भी है, उन किताबों को ही, तो उन वेबसाइट्स में जो उपलब्ध है, क्योंकि आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ और आपको जानकारी मिल सके। तो हमने पूरी कोशिश की है, तीनों लोगों ने, प्रोफेसर मिराज अहमद, प्रोफेसर शाहुल हमीद और डॉक्टर गुलाम फरीद साहब। तो हमने इसकी कोशिश की कि आप लोगों तक पहुँचे। आशा है कि हमारा प्रयास सफल हो। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त।